तो दोस्तों मैं नए से आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए भारतीय नागरिकता को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम राष्ट्रपति को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, और संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 केवल एकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करते हैं, इसमें राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता जन्म से या तो भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से या उत्तराधिकारी से प्राप्त होती है। किस से प्राप्त होती है? तो भारतीय नागरिकता जन्म से या पंजीकरण से या उत्तराधिकारी से प्राप्त होती है। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। संसद अनुच्छेद 10 के तहत संसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर उसे विश्वास हो कि नागरिकता के लिए झूठे और गलत सबूत पेश किए गए हैं, या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है, अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है, अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश से बाहर रह रहा है, तो उससे संसद नागरिकता को छीन सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के लिए समय के 5 वर्षों के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा। अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा तो भी नागरिकता छीन सकती है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नागरिकता का परित्याग अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता का अंत हो सकता है। ठीक है, नागरिकता छीनी जा सकती है। दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। जो भारत से अन्य देश में रह रहे हैं जो भारत के लोग अन्य देशों में रह रहे हैं, उनके लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसे हम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यह तो हमारी क्या थी? नागरिकता थी। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इसको हम पूरा कहते हुए चलेंगे। ठीक है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 53 के अनुसार। ठीक है, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अगला है भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कैसे व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। सिर्फ राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। कौन? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कैसा कहलाता है?
राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है? अनुच्छेद 52। कौन से? अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। 52 में कैसा लिखा है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कौन? राष्ट्रपति। किसके अनुसार? अनुच्छेद 52 के अनुसार। राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं कौन कौन सी हैं और यह किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 58 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, तो हम इसकी योग्यताएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? योग्यताएं पढ़ते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, नंबर पहली योग्यता। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति जिसको बनना है उसे ये मतलब योग्यता होनी चाहिए उसमें कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, और क्या है? अगला है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। कैसा? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय लाभ का पद न धारण किए हो। जब भी मतलब है ना, चुनाव के समय क्या है, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगला है अनुच्छेद 54 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु नई व्यवस्था के अनुसार। क्या? नई व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। क्या? परंतु क्या यहाँ पर फिर हम पढ़ा एक दिन अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मतलब जब राष्ट्रपति को चुना जाता है, जब राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो भाग लेते हैं, परंतु नई व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, जितनी बार चाहे उतनी देर वह राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। कैसे होते हैं? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार। कौन से? अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल सकरमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। कौन कौन से? अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी? प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल सकरमणीय। क्या? सकरमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। कौन से है ना न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। क्या? निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए। किसके द्वारा? निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। क्या? यदि एक देव निर्वाचित हो, यदि राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसके द्वारा जो किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। यदि जे आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इनकी शपथ दिलाते हैं।
और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। किससे? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए, जो वो अपने चुनाव प्रचार के लिए कितना दिन का समय मिलता है, तो लगभग में 15 दिन का समय मिलता है, मतलब 2 सप्ताह का समय मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है? यदि राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार 61 के अंतर्गत किसी भी सदन द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण, क्या? किसी भी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन, यदि कोई उल्लंघन कर रहे हुए उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, उससे 14 दिन पहले ही सूचित किया जाता है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक है, जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य, जो महाभियोग लगाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। इसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, जैसे उस पर महाभियोग चलने लगा, तो उसी दिन से उसी समय से उसको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति का त्यागपत्र देना होगा। किसे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक सेकेंड। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरा जाना जरूरी है। जो राष्ट्रपति का रिक्त पद है, तो उसका 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है, तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, और यदि तीनों की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य संभालेगा। कौन संभालेगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम अधिकारी कार्य को संभालेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का, राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है और क्या क्या भत्ते दिए जाते हैं, मतलब ये चीज़ें भी हैं। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। कितना होता है? मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। महीना का, 1 महीने का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। क्या? इस पर कोई GST नहीं लगती है, बिल्कुल मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं, निःशुल्क। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य निम्न है। नियुक्ति संबंधी अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री मंत्रियों की, एक सेकंड, भारत का प्रधानमंत्री मंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है या नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी यह शपथ दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति। राज्यपालों को भी शपथ दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, और प्रधानमंत्री के अन्य मंत्रिमंडल को भी कौन शपथ दिलाता है? यही राष्ट्रपति ही दिलाता है। ठीक है, भारत के निर्णय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुनील अरोड़ा थे एवं अन्य चुनाव आयुक्त को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल
क्या अटॉर्नी जनरल को भी शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। संघ लोक सेवा आयोग, क्या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। वित्त आयोग को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। भाषा आयोग के सदस्य को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के भी सदस्य को भी मतलब कौन चुनता है? राष्ट्रपति ही मतलब शपथ दिलाता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। भारत के राजदूत तथा अन्य राजनीतिक क्या एक सेकंड राजनायक क्या राजनायक भारत के राजदूत तथा अन्य राजनायक को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगला है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि को न शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगली है दूसरी शक्ति है यहाँ पे विधायी शक्तियाँ। क्या विधायी शक्तियाँ? संसद के सत्र को आहूत करने या सत्र अवसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार भी किसमें है? राष्ट्रपति में ही है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। क्या राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, इसके पहले कानून नहीं बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति एक सेकंड राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके अनुसार? 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन संबंधी के अनुसार का संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। क्या संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत सभी को बुलाता है। ठीक है, अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 क्या 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद का सत्र क्या संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह क्या 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु इनका प्रयोग विधि द्वारा करता है। क्या इनका प्रयोग कैसे करता है? विधि द्वारा करता है सभी सेनाओं का। ठीक है, क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को कम या क्षमा कर सकता है। यदि किसी को मतलब सजा सुनाई गई है किसी भी न्यायालय द्वारा, तो उसे क्या राष्ट्रपति कम या उसे क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, इसको यह शक्ति प्रदान होती है किसके अनुसार? अनुच्छेद 72 के अनुसार। ठीक है, नोट। अगला है यदि क्षमादान याचिका क्या यदि क्षमादान याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। यदि एक दिन राष्ट्रपति ने क्या कह दी खारिज कर दी तो उसके लिए दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। ठीक है, संसद सदस्यों के मनोनयन क्या संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकारी। अनुच्छेद कौन में 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 80 के 3 से वह कला, साहित्य, पत्रकारिता और विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद नामजद कर सकता है। मतलब 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में जोड़ सकता है और 2 व्यक्तियों को लोकसभा में जोड़ सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। ठीक है, अगला है, अगली शक्ति है उसे राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जा सकती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्तियां करता है तथा भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे तो संविधान अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मतलब उनसे भी सलाह ले सकता है, परंतु वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि चाहे तो मान सकता है, चाहे तो नहीं मान सकता है। ठीक है, 10वां है, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। एक और, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। ठीक है, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है, अगला है हमारा, एक सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, अगले हैं हमारे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरी चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन से? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति एम रामनाथ कोविंद हैं। वे 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कौन? एम रामनाथ कोविंद। कौन से? एम रामनाथ कोविंद। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद से पहली सलाह पर निर्वाचन का पुनर्विचार करने को कहता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कहता है। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाता है। संसद के जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसे राष्ट्रपति रखवाता है। अगला पॉइंट है हमारा, सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अगला है हमारा अनुच्छेद 78। कौन सा? अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है।
किसकी? संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। क्या निर्वहन किया था? और राष्ट्रपति को उसकी पद अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्या? राष्ट्रपति को उसकी पद अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय क्या? अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार कहता है। कौन कहता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार कहता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। कौन से नंबर के थे जी? 11वें नंबर के थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। किसका? राष्ट्रपति भवन का। ठीक है, जो 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। का 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता, क्योंकि राष्ट्रपति को पहले क्या बोलते थे? वायसराय बोलते थे। क्या बोलते थे? वायसराय बोलते थे। अब भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। क्या? भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जी। सबसे पहले आते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे में आते थे, दूसरे नंबर के हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन, तीसरे नंबर के हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगले नंबर चौथे नंबर के BV गिरी, अगले 5वें नंबर के हैं फखरुद्दीन अली अहमद, और 6वें नंबर के हैं नीलम संजीव रेड्डी, और 7वें नंबर के हैं ज्ञानी जैल सिंह, 8वें नंबर के R वेंकटरमण वेंकट रमण, और 9वें नंबर के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और 10वें नंबर के हैं KR नारायण। कौन है? KR नारायण। और 11वें नंबर के हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12वें नंबर के हैं प्रतिभा पाटिल। कौन है? 12वें नंबर की हैं प्रतिभा पाटिल, भारत की राष्ट्रपति। ठीक है जी, क्रम है। ठीक है, अगले हैं हमारे, एक सेकंड, अगले 13वें नंबर के हैं प्रणब मुखर्जी, और 14वें नंबर के हमारे अभी जो वर्तमान चल रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद या M रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।